जी बताएँ मैम, आप अभी वर्तमान समय में क्या कर रही हैं? Sir, currently I'm guest faculty in Sidhu Kana Birsha University, Purulia, West Bengal. I teach online there. Okay. What is the glitches in the online classes and offline classes? What is the differences between? ऑब्वियसली सर ऑनलाइन में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चंस बिकॉज़ उनको लगता है कि उनकी आइडेंटिटी उतनी सामने नहीं है, तो कभी-कभी इर्रेलेवेंट भी क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। और ऑफलाइन में बट ये ईज़ी हो जाता है कि हमको बच्चों के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ में आ जाता है कि बच्चे एक्चुअली समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ रहे हैं। तो वो एक डिफरेंस हो जाता है क्योंकि बिकॉज़ ऑनलाइन में बच्चे पूछते रहते हैं, बस उसी से आइडिया लगता है कि उनको समझ में कितना आ रहा है। कभी इर्रेलेवेंट भी पूछ लेते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है वो इतना रिवील नहीं हो रही है उनकी फोटो वीडियो। बट ऑफलाइन में टीचर थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि बच्चे हाँ समझ रहे हैं। ऑनलाइन में उतना ये समझ में नहीं आता है। अच्छा चलिए कोई नहीं। ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है आपके हिसाब से या ऑफलाइन टीचिंग? सर ऑब्वियसली मेरे लिए ऑनलाइन है ठीक बिकॉज़ हम मेरे लिए कंफर्टेबल है। हम जहाँ क्यों? पर हैं तो आप अगर इसको परसीव कर रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग ज़्यादा बेहतर है तो क्यों? सर बेहतर है इन द सेंस कि कंफर्टेबल है। हम जहाँ पर हैं तो हम अगर ऑफलाइन वहाँ नहीं जा सकते बिकॉज़ हम वेस्ट बंगाल में पढ़ा रहे हैं और हम राजस्थान में रह रहे हैं। तो हम इस सेंस में कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन ही पढ़ा सकते थे और वैसे तो ऑब्वियसली ऑफलाइन ही बेहतर है। अच्छा चलिए आप ऑनलाइन पढ़ाती हैं तो हमें मुझे बताएँ यूजीसी की तरफ से कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ चलाई जाते हैं। आप 2-4 कोर्सेज़ का नाम बता सकती हैं? जिस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा यूजीसी के तहत चलाई जा रही हैं? चलिए अच्छा, मूक का नाम सुना है मूक? वो MOOK हाँ, हाँ, जी बताएँ। सर नहीं बता पाएँगे। स्वयं क्या है? स्वयं बताएँ। स्वयं स्वयं है, सुना है। स्वयं स्वयं तो स्वयं प्रभा ये सुना आपने? स्वयं की फुल फॉर्म बताएँ, स्वयं क्या स्वयं भी है? सब सर स्वयं में यूजीसी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट्स को। शायद रिफ्रेशमेंट टाइप भी है, पर उतना क्लियर नहीं है उसके बारे में। ऑनलाइन टीचिंग कराती हैं, आपको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में नहीं पता है यूजीसी के द्वारा कौन-कौन सी चीज़ें चलाई जा रही हैं? इट्स ओके कोई नहीं। आपने पीएचडी कब कर रखा है? सर 2013 13 शोध का विषय क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ occupational stress and human resource practices on psychological well-being and organizational commitment. ओके, ओके। आप 2 मिनट में अपने पीएचडी को यहाँ पे एनालाइज़ करें। ओवर टू फिरोज सर। Okay. So I try to find out the influence of occupational stress and human resource practices on psychological well-being and organizational commitment. For which I formulated 4 directional hypotheses. Occupational stress will significantly influence psychological well-being, and human resource practices will significantly influence psychological well-being, and occupational stress will significantly influence organizational commitment, and human resource practices will significantly influence organizational commitment. So these 4 directional hypotheses were there, I formulated, and for sample size, my sample size was of 300 bank employees, out of which 150 were from private sector and 150 were from government sector. And I included SBI Baroda, SBI Baroda, Jammu Kashmir, and Canara Bank in government sector, and IDBI, HDFC, and ICCI in private sector. And all members were male in order to control the gender effect. And I used occupational stress index scale of Srivastava and Singh 1991, and in which he developed he given 46 items, okay, and 5-point scale, that was 5-point scale and having 12 dimensions. And then human resource practices scale was developed by Shaukat and Ansari, and that was having 12 dimensions, and 12 dimensions and 40 items, and 5-point scale, that was also 5-point scale. Then कायनात booklet. Yes कायनात आप ये बताएँ कि आपने स्टैटिकल टूल्स क्या यूज़ किए? sir, step wise multiple regression. मल्टीपल रिग्रेशन कैसे किया आपने? एसपीएसएस यूज़ किया? Yes sir. मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ किया, ठीक है।
चलिए हम आपके थीसिस से सवाल पूछने के पहले हम पूछना चाहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज योर नेम मीनिंग कायनात? Sir, कायनात means universe. यूनिवर्स, गैलेक्सी, गैलेक्सी या यूनिवर्स? Sir, galaxy. चलिए आपका जो थीसिस है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट से रिलेटेड हमको दिख रहा है, ओबी से रिलेटेड है। तो आप हमको बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल रोल स्ट्रेस क्या है और इसके कितने डायमेंशन है, कहाँ रोल स्ट्रेस होगा? Sir, ऑर्गेनाइजेशनल organizational रोल stress. स्ट्रेस। Sir, it's stress in job setting when people feel discrepancy between the demand of the situation and their capability to carry out those demands. The stress level arises that time. That is actually organizational role stress. तो स्ट्रेस क्या है आपके हिसाब से? Sir, stress can arise from any situation, but organizational role stress arises in job setting only. तो कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस को कैसे आप डिफाइन करेंगी? Sir, stress in job setting. ये तो बहुत अच्छा अगर आपको टर्म कहा जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस वैसे कंडीशन को हम कह सकते हैं जहां पर सिचुएशनल डिमांड ज्यादा हो और कैपेसिटी कम हो। ऑर्गेनाइजेशन में तो यही स्ट्रेस काम करता है कि जो मैनेजर है वो ज्यादा हमसे डिमांड कर रहा है और हमारी कैपेसिटी फुलफिल करने की नहीं है, हम उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है आपके हिसाब से या कुछ और है? सर यही तो हमने बताया जी। तो ये स्ट्रेस जो है ये मोटिवेशन का काम करता है क्या? सर ऑब्वियसली करता है, बिकॉज ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड, अदरवाइज तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेस दिए जाते हैं, वर्क प्रेशर दिया जा रहा है, ये क्या हमारे लिए स्ट्रेस का काम करेगा या डिस्ट्रेस का काम करेगा? सर ऑप्टिमम लेवल तक तो पॉजिटिव स्ट्रेस का काम करेगा, बट उसके बाद फिर डिस्ट्रेस का काम करे, उसके बाद फिर नेगेटिव। तो ये ऑप्टिमल लेवल कौन निर्धारित करेगा, मैनेजर या वर्कर? वर्कर ऑब्वियसली, मैनेजर ऊपर नीचे करते हैं। नहीं, ये आप बताइए कि अगर मैनेजर जान रहा है कि ये आदमी, इसको हम वर्क देंगे तो ये कर पाएगा, इसको और थोड़ा देंगे तो ये कर पाएगा, इसको और थोड़ा देंगे तो कर पाएगा, तो जनरली वो स्ट्रेस देगा, दबाव बढ़ाएगा ताकि परफॉर्मेंस का आउटपुट ज्यादा हो, और वो वर्कर भी करके दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव रोल निभा रहा है या नेगेटिव निभा रहा है, ये बताइए। सर ये तो वर्कर बताएगा, वो बर्नआउट भी तो हो सकता है। बर्नआउट का सिचुएशन तो दूसरा है, बर्नआउट बिल्कुल कंडीशंस अलग हैं, ठीक है? तो अलग है, मींस कि अगर वो स्ट्रेस इतना ज्यादा। कमिटमेंट से क्या समझ रही हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में कमिटमेंट? जी सर, कमिटमेंट मींस अटैचमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। अटैचमेंट विद द, किस तरह का अटैचमेंट होगा? सर अटैचमेंट अफेक्टिव बॉन्ड में भी हो सकता है, अफेक्टिवली भी अटैच हो सकते हैं, कंटिन्यूअस, नॉर्मेटिव, एक्चुअली 3 फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के। तो कंटिन्यूअस में तो हो गया कि हमें कंटिन्यू ही करना है, अफेक्टिव में तो हम बहुत ही अफेक्टिवली बॉन्ड में हैं और हम चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें इनके साथ और अफेक्शन से जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूअस में हम उनके साथ कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हमें लग रहा है कि हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है, और नॉर्मेटिव में हमको ये लग रहा है कि उनके टाइम पर वो साथ थे तो अब उनके टाइम पर हम साथ हैं, तो एक नॉर्मेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा दोनों में, तो इसलिए कमिटमेंट हो जाएगा। Okay, Kainat, you are telling here about burnout. What is the difference between burnout and stress? सर स्ट्रेस तो एक बहुत ही इनिशियल लेवल है, और बर्नआउट तो मतलब उसके बाद तो इंसान बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। बर्नआउट में करते क्यों होता है? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वर्क, एक ही काम को लगातार करने से बर्नआउट की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत ज्यादा रोज पढ़ते जाइए, एक दिन ऐसा होगा कि पढ़ाई से मन हट जाएगा जब नहीं पढ़ेंगे, दैट कंडीशन इज बर्नआउट। वो स्ट्रेस देने लगेगा कि इसका आउटकम हमको नहीं मिल रहा है, कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं और इसमें हमको आउटकम नहीं आ रहा है, तो ये बर्नआउट के कंडीशंस हैं। लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस, किसका यूज किया था आपने? सर श्रीवास्तव एंड सिंह। तो डायमेंशन नहीं बताए थे ऑर्गेनाइजेशनल रोल स्ट्रेस के, कितने तरह का डायमेंशन है? लो स्टेटस एंड रोल एम्बिग्यूटी, रोल कॉन्फ्लिक्ट।
poor field Very relation, good. Role poor ambiguity. Very good. condition, unprofitability, and political pressure, and employee relationship, employee management relationship. These were बहुत the अच्छा, वेरी गुड. एक टर्म आपने और यूज किया था, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस, ये क्या है? sir, human resource practices, actually aim of human resource practices is to maximize the people in order to improve themselves. हम उनको एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, या उनको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड करके, इस तरह से ह्यूमंस को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाए. ऑब्वियसली ह्यूमन अगर खुश होगा, अगर वो साइकोलॉजिकली वेल होगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी एंड इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. तो कहने का मतलब आपका ये है कि ट्रेनिंग के माध्यम से या काउंसलिंग के माध्यम से वर्कर को की कैपेसिटी या स्किल को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और वहां पर ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसका पूरा यूटिलाइज किया जा सके उनके स्किल्स को. यस सर. ठीक है. ओके सर. मैम, आप 5 मिनट के अंदर में हम लोग को किसी एक टॉपिक पे जिस पे आप पढ़ाना चाहें, मान के चले कि हम सभी आपके छात्र हैं, 5 मिनट के अंदर में डेमो दे दें. सर तो हम स्क्रीन शेयर करें? नहीं, आपको नहीं, साधारण रूप बोलिए. में. आपको लैपटॉप पे नहीं पढ़ाना है, आप ऐसे ही जैसे बात कर रही हैं वैसे ही समझिए कि हम सारे ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं. ओके. सो कोई एक टॉपिक आपकी जो इच्छा हो. मनोविज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं, आप जो भी पढ़ाना चाहें किसी भी टॉपिक पे. सर हमको और 1 मिनट आपकी पोस्टिंग भी हमने कर दी ऐसे जगह जहां बच्चे अंग्रेजी ना समझते हो. जी हाँ, हिंदी मीडियम में पढ़ाएं, हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, किसी भी टॉपिक पे. या ऐसी भाषा में पढ़ाइए जो हम समझते हैं. हमको अंग्रेजी इंग्लिश नहीं आती है. ओके सर, हमको 1 मिनट मिल जाएगा क्या? Why? 1 मिनट. Why? नहीं, कुछ पलटना नहीं है, आप परफॉर्म कीजिए. This session is ongoing and this session is recorded. Yes. Sir, is short-term memory. I will teach. Okay, memory. About memory. What is memory? Memory is the information that we store. Information that we आप store. हिंदी में पढ़ाएं, हिंदी में पढ़ाएं. मेमोरी, स्मृति पढ़ाएंगे हम. स्मृति हमारा टॉपिक है. स्मृति. स्मृति एक्चुअली हम किस तरह से अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. तो इसके तीन फेज हो गए. जैसे 3 शॉर्ट मेमोरी. कायनात आप मूव नहीं कर. आप एक टर्म इंग्लिश में यूज कर लें. आप टर्म इंग्लिश में यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है. आप यहाँ सामने देखें, कॉपी नहीं देखें. कायनात सर स्मृति. सर इसके आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी मेमोरी यूज करनी है टर्म इंग्लिश में यूज कर लें. देन लॉन्ग टर्म मेमोरी. आप ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के इंटरव्यू दे रही हैं. ओके जी सर. मेमोरी एक स्मृति एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को अपने माइंड में स्टोर करते हैं. इसको हम सबसे पहले तो हम चीजों को देखते हैं और देख करके स्टोर करते हैं. एक क्वेश्चन है आपसे. मेमोरी के कितने एस्पेक्ट्स हैं? मैम मेमोरी, मैम शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. एस्पेक्ट्स मैं पूछ रही हूँ मेमोरी के. शायद आपने फॉरगेटिंग नहीं पढ़ा, रिमेम्बरिंग नहीं पढ़ा. यही तो दो पहलू हैं, एस्पेक्ट. दो एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव. रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग. भूल जाते हैं. चलिए. फॉरगेटिंग एंड रिमेम्बरिंग. कहना तो आप आई कांटेक्ट मिला के रखे ना. आप कॉपी नहीं देखते. दिस इज नॉट अ गुड वे. You are coming here to present here as an interviewer, right? आपका इंटरव्यू खराब हो रहा है यहाँ. सर सेंसरी मेमोरी को हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं. कोई बात नहीं, आप सेंसरी मेमोरी बोलिए. संवेदी स्मृति. हमने तो कहा है कि टर्म इंग्लिश में यूज कीजिए.
सबसे पहले जब हम कहीं भी देख रहे होते हैं तो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर, सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन आती है। सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बिकॉज हम सारी इंफॉर्मेशन जो देख रहे होते हैं वो सेंसरी मेमोरी में आती है हमारी। और सेंसरी मेमोरी के बाद जो इंफॉर्मेशन आगे बढ़नी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो कायनात, प्लस मनोवैज्ञानिक शोर क्या होता है? मनोवैज्ञानिक शोर। शोर, यस। साइकोलॉजिकल नॉइज, नॉइज। एक टर्म या किसी यस, ये क्या होता है? सर मनोवैज्ञानिक शोर एक्चुअली अभी आप जो बोल रही हैं ना, उसी से रिलेटेड ये टर्म है। अच्छा अच्छा सर, हम जो इंफॉर्मेशन आती है उसके थ्रू जो हम अच्छा, चलिए कोई जैसे नहीं, आगे 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 बताएं। कायनात, मेरी एक क्वेश्चन आपसे है। आप जो ये प्रोसेस, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए की बात कर रही हैं, जो आप सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्या आप ये बता सकती हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी किन्होंने दी है? किसने दी है? 1960 यस यस, वेरी गुड। और ये क्या आप बता सकती हैं कि इंफॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने सेकंड के लिए वो स्टे करती है, और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने दिनों के लिए करती है, और फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि डायरेक्टली शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जंप नहीं करती है, राइट? तो आप ये ऐसे थोड़ी सी एक्सप्लेन करें ताकि और लोगों को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी में आ गई, वहां से शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, प्लस माइनस 7 हो गई इसकी कैपेसिटी। उसके बाद यहाँ से ये तो आपने चंकिंग के बारे में बता दिए, प्लस माइनस 7 जो है, ये आपने चंकिंग के तरीके बताई, ये उसके नहीं। आप बताइए कितने सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन वहां स्टोर हो सकती है? 20 सेकेंड्स सर, 20 सेकेंड्स। एंड देन एलाबोरेशन मेथड के थ्रू शॉर्ट टर्म से मेमोरी से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, बिकॉज हम जब उसको एलाबोरेट करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। लॉन्ग टर्म में इंफॉर्मेशन लाइफ टाइम भी रह सकती है, डिपेंड करता है, वरना ईयर्स लॉन्ग तो रहती अच्छा है। बताएं, फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होता है? सर फ्लैश बल्ब मेमोरी ये होता है कि विविड मेमोरीज ऑफ व्हाट वी वर डूइंग एट द टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन प्रोवोकिंग इवेंट। जब बहुत स्ट्रांगली इमोशन प्रोवोकिंग जो इवेंट हुई है उस टाइम पर हम क्या कर रहे थे, ओके दैट इज फ्लैश। ओके। क्या इनग्राम सुना है? कायनात, इनग्राम। आप बता सकती हैं कि एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है? सर एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी एक्चुअली अनकॉन्शियसली हमको इफेक्ट करती है, और एक्सप्लिसिट मेमोरी तो सामने से होती है। तो जैसे इम्प्लिसिट मेमोरी प्रोसेस में हो गई, फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशनल ड्राइवर गया और उसने गाड़ी निकाली और चलाई दी और चला गया, तो वो उसकी इम्प्लिसिटली आ गया वो चीज, वो ट्रेनिंग। और एक्सप्लिसिट में जो हम कॉन्शियस, जिसमें अवेयर होते हैं, कॉन्शियसली उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बताएं कि प्रोसीड्यूर मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू कायनात। आपका इंटरव्यू यहाँ पे समाप्त होता है और आपने बहुत अच्छे से टैकल किया। आप में सभी जितने भी इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी के अंदर गुण होने चाहिए वो सभी मौजूद हैं। कुछ चीज़ों पर मुझे लग रहा है कि आपको वर्क करना है अभी, ठीक है? जैसे आपने जब टॉपिक का चयन किया तो उसे आप बाउंड्री लाइन बिल्कुल सिक्योर नहीं कर रखी है। मैं पहले भी सजेस्ट किया था मैम आपको कि अपने बाउंड्री लाइन को सिक्योर करें। आप बिल्कुल जो बोल रही हैं उसी से चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो चीज़ें आप नई टर्म बता पा रही हैं। तो मेमोरी तो ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ा रही हैं लेकिन मेमोरी के अच्छे से पकड़ नहीं है, राइट? तो जो चीज़ कम से कम, क्योंकि आपको क्या कहा गया, मनोविज्ञान में कोई भी ऐसा टॉपिक चुनिंदा जिस पर आपकी अच्छे से पकड़ हो। सोचिए पूरे मनोविज्ञान में कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है, राइट? तो ओवरऑल बहुत अच्छा था, नो डाउट, वेल डन। असफिया मैम भी कह रही हैं वेल डन, और बाकी सभी चीज़ें ठीक थी। ओवर टू फिरोज सर प्लीज। ओके, लग रहा है फिरोज सर नहीं जुड़े हैं। नहीं, आ गए सर, यस यस यस। आ गए। एक मिनट।
क्या फीडबैक चल रहा है क्या? Yes, कि yes, हो गया yes. Yes, feedback. Now this session is feedback. फीडबैक? कायनात, बहुत अच्छा इंटरव्यू, लेकिन एक आदत जो आपकी थी वो बहुत गड़बड़ थी। आप नोट्स चेक कर रही हैं, किताब चेक कर रही हैं, इंटरव्यू पैनल में ऐसे नहीं बैठते हैं, ठीक है? दूसरी कमी थी कि बहुत जब आपने थीसिस बताया तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो बोलने की थी वो बहुत फास्ट थी, उतना तेजी से नहीं बोलना है, बहुत नॉर्मल बताना है। एक-एक हाइपोथेसिस को बहुत आराम से बताइए, ठीक है? मेथोडोलॉजी को अलग से बताइए, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक थी, एप्रिशिएटिंग है, अच्छा परफॉर्मेंस था। थोड़ा ऑनलाइन टीचिंग वगैरह बता रही हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग से कुछ जानकारी ले, हाँ, ठीक है? ये मुझे खला, ठीक है? ये का- खला। Yes, Matthew sir, please. कायनात, मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप ना इंटरव्यू में थोड़ी सी इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है? आप अगर किसी चीज को नहीं जान रही हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं है उस टॉपिक के बारे में, उस वर्ड्स के बारे में, तो ईमानदारी से वहां पर आप बोल दें कि सॉरी सर, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं है। एकदम क्विक, एकदम डायरेक्टली करें, ये है नहीं कि आप उसे गोल गोल घुमाएं, कुछ भी हाँ, इंफॉर्मेशन बता ये दें, चीज ठीक मुझे है? भी खली, ये इसमें मुझे भी खली। हाँ, यस। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डायरेक्टली बोले सॉरी सर। नो सर, सॉरी, ठीक है? जैसे सर ने पूछा कि आपसे रेंज, ठीक है? चुंकिंग का बताया, चुंकिंग ये जो मिलर की थ्योरी थी, 5 ± 2, मनोवैज्ञानिक 7 ± 2। इसी तरह मनोवैज्ञानिक शोर आपसे पूछा गया था, साइकोलॉजिकल नॉइज, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जान रही थी, लेकिन वो चीज़ बता रही थी, राइट? तो वो सब चीज़ें कमी खली, तो उन ठीक है, सब। फिर भी बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू था, आपको अपने थीसिस पे पकड़ है, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा-सा और अच्छा करना है कायनात, ठीक है? बाकी आपको कमांड है, अपने टॉपिक पे कमांड है, एडिशनल टॉपिक को ध्यान दीजिए, ठीक है? यस, रंजना मैम प्लीज। कायनात मुझे भी कुछ कहना है। थीसिस से तो आपका है थोड़ा सा जैसे कि फिरोज सर बताएंगे, स्पीड थोड़ा कम होना है, मतलब आराम आराम से बताना है, क्योंकि वहां पे आपका ये मौका है आपको अच्छे से बताना है। और रहा आपका प्रिपरेशन, मेरे ख्याल से आप नहीं किए थे इसका लेक्चर का, मेरे को लगा कि लेक्चर प्रिपेयर नहीं था, अदरवाइज आप कीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा आपका लेक्चर। और अभी टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर रियल इंटरव्यू वेलकम। मैम। और यहाँ पे जो भी सजेशन है, मुझे उम्मीद है कि इसे आप नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेंगी, है ना? ये नहीं सर। यस यस। और बिल्कुल नर्वस थैंक ना हो, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू रहा, नो डाउट। ओके यू, मैम, थैंक बेस्ट यू ऑफ सर। लक फॉर योर रियल इंटरव्यू। थैंक यू।